सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे और उनका जमानत लेने से ये स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे, आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन्स संवैधानिक थे। दिल्ली की न्याय प्रणाली भी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की उद्दंडता अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली जमानत, मगर सवाल यही है कब तक बरकरार रहेगी ये राहत, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को सिर्फ नियमित पेशी की राहत मिली है। शराब घोटाले वाला केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि अब जबकि अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन की अनदेखी मामले में जमानत मिली है, तो आगे केजरीवाल की राह क्या होगी। सवाल यह भी है कि ईडी इस मामले में अब आगे क्या करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन मामले में शनिवार को कोर्ट में पेश हुए, जिसे उनकी गिरफ्तारी के काउंटडाउन से जोड़कर भी देखा जा रहा था, मगर कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को दरकिनार करने के लिए दायर किए गए 2 मामलों में जमानत दे दी, यानी फिलहाल के लिए उनकी मुश्किलें जरूर कम हुई। ये तस्वीरें शनिवार उस वक्त की है जब कोर्ट की सख्ती के बाद ईडी के 8 समन को नजरअंदाज करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार कोर्ट में पहली बार पेश हुए। अदालत में केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ जो भी धाराएं हैं वो जमानती हैं। केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख भी हैं। उनके पास कई जिम्मेदारी हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए वो कोर्ट में पेश हुए। सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे। वकील की दलीलों के बाद केजरीवाल से 15,000 का बेल बॉन्ड भरवाया गया, जिसके बाद ही उन्हें कोर्ट रूम छोड़ने की इजाजत मिली। अब केजरीवाल को कोर्ट में नियमित पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में चलता रहेगा। ईडी के समन की अनदेखी को लेकर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। आपको याद होगा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों पेश हुए हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र का और विश्वास मत का हवाला देते हुए कहा था कि वो फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आ सकते हैं, फिजिकली पेश नहीं हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो अगली सुनवाई में फिजिकली पेश हो जाएंगे और उसके बाद में कोर्ट ने 16 तारीख मुकर्रर की थी। यहाँ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कोई राहत नहीं मिली है, इसीलिए बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर भी है। कई बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। बीजेपी तर्क दे रही है कि क्योंकि केजरीवाल को जमानत मांगनी पड़ी, इससे साबित होता है कि ईडी के समन संवैधानिक रूप से सही हैं। बीजेपी नेता केजरीवाल पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल ईडी के समन की अनदेखी न करते तो आज जमानत पर न होते। ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। ये बड़ी राहत बिल्कुल नहीं है। बेलेबल ऑफेंस से बेल मिलनी ही थी, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि नौबत आई कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष पेश होकर बेल लेनी पड़ी। देखिए, जब जब उन्होंने समन की अवहेलना करी, तब तब उन्होंने कानून का उल्लंघन करा। आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे। बार बार जांच एजेंसी से भागते अरविंद केजरीवाल, आखिर तुम्हें आज कोर्ट की शरण में आके जमानत लेनी पड़ी। और अब इससे ये भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शराब घोटाले में जितना भी खेल हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा। अब सवाल यह है कि इस मामले में आगे क्या होगा, ईडी का एक्शन प्लान क्या होगा। क्या केजरीवाल को ईडी 9वां समन जल्द भेजेगी? क्योंकि शनिवार को हुई अदालती कार्रवाई में कोर्ट ने ईडी को समन न भेजने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया। यानी ऐसा हो सकता है कि जांच एजेंसी सीएम केजरीवाल को आगे भी समन भेजे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछली बार जब ईडी ने अदालत में याचिका दायर करने के बाद भी केजरीवाल को समन जारी किया था, तो केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में अगर ईडी कोर्ट का फैसला आने से पहले 9वां सम्मन जारी करती है,
तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये पूरा मामला दिल्ली के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल की भूमिका पर संदेह है, इसीलिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहता है। लेकिन केजरीवाल को ईडी की नीयत पर गहरा शक है, वो इसीलिए समन को भाव नहीं दे रहे। ईडी ने अभी तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ही हमेशा ये दावा करते रहे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल के वकील ने शनिवार को हुई सुनवाई में भी पूछा कि ईडी बताए कि वो केजरीवाल को आरोपी मानकर समन भेज रही है या गवाह। वहीं बीजेपी इसे दिल्ली के सीएम का डर बता रही है। ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ, सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े, अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कि अब चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? सवाल यह है कि क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बीआरएस की नेता के कविता के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का नंबर है? हेमंत सोरेन का शराब घोटाले से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन जमीन घोटाले के मामले में ईडी के 10 समन नजरअंदाज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक केजरीवाल भी 8 समन की अनदेखी कर चुके हैं। ईडी के समन की अनदेखी का ये सिलसिला नवंबर की शुरुआत से ही चल रहा है, यानी 4 महीने से ईडी समन भेज रही है और केजरीवाल हर बार इसे गैर कानूनी ठहरा रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया, दूसरा 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी, चौथा समन 17 जनवरी, 5वां समन 2 फरवरी, छठा समन 14 फरवरी और 7वां समन 22 फरवरी। इसके बाद 8वां समन केजरीवाल को 27 फरवरी को भेजा गया था। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। वो कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। आज वही हाल हमारे देश का हो गया है, जिसमें इस देश की तरक्की करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इस देश का विकास, इस देश के गरीबों की चिंता करने वाले लोगों को, भविष्य देने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और इस देश के लूटने वाले सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जहां तक बीआरएस नेता के कविता का सवाल है तो उन्हें 16 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। कविता भी ईडी के 2 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई थी। के कविता को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में के कविता पर कई गंभीर आरोप हैं। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने शराब घोटाले के केस में लिया है, उस साउथ ग्रुप में सबसे बड़ा नाम के कविता का ही है। ईडी का आरोप है कि कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि वो घोटाले में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कम से कम 3 आरोपियों ने इस केस में कविता से जुड़े होने की बात कही है। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। बदले में साउथ ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लिकर कंपनी इंडस स्पिरिट्स में पार्टनरशिप देना भी शामिल है। साथ ही साउथ ग्रुप को कई रिटेल जोन का कंट्रोल देने की भी डील हुई। आरोप है कि साउथ ग्रुप के पास पहले से ही आबकारी नीति की कॉपी पहुंच गई थी और इन्हीं के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5% से 12% किया गया। केजरीवाल पर भी कमोबेश ऐसे ही आरोप हैं जो के कविता पर लगाए गए हैं। ईडी की जांच में सामने आ चुका है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। क्योंकि केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। आबकारी घोटाले के आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद से करवाई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। वहीं मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया।
नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ही बुलाई जाती है। इन्हीं 5 बिंदुओं को आधार बनाकर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लोकतंत्र है हमारा, हर आदमी को अपने अपने कदम उठाने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बाद में जो कोर्ट कहेगी वो भी लागू होगा। लेकिन ईडी ने जो काम किया है, ईडी अपने हिसाब से सबूतों के हिसाब से काम कर रही है और ये खाली 24 घंटे का है। ईडी जब कोर्ट में पेश कर देगी, कोर्ट का काम कार्यक्रम चालू होगा। इसलिए बौखलाहट उनकी बताती है कि कहीं ना कहीं गुनाह तो है और गुनाहगार को किसी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा। मोदी जी का संकल्प है, किसी ने भी देश की समाज की जनता को पैसा लूटने का काम किया है या देश को गुमराह करने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसकी स्थान जेल में ही होगा। जेल से किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। ईडी के समन की अनदेखी के मामले में केजरीवाल को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शराब घोटाले की आंच अब भी जस की तस है। असल में ईडी और केजरीवाल की ये जंग अब दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में चल रहे केजरीवाल बनाम ईडी समन एपिसोड में कभी भी नया टर्न आ सकता है, जिसका चुनावी सियासत पर भी गहरा असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।